हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज डेट हुई है 5 नवंबर 2020 एंड सबसे पहले मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। दरअसल हम लोगों ने अब 700 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है। तो जैसे हम लोगों का पहला एम था, जो हमारी टीम इंस्पायरिंग है, हम सब लोगों ने एम किया था 1K के लिए कि जल्द से जल्द 1K हो जाए। तो अभी हम फिलहाल में देखने में ये भी मिल रहा है कि आजकल हमारी जो ऑडियंस है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियोस देख रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन हमें दिखाएं और दर्ज करें कि हाँ आप भी हमारे चैनल पे हैं, जिससे कि हम जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरिकेन एटा। हरिकेन एटा है, मैं बताऊँ नाम से बता देता हूँ, नाम से ही हमें पता लग जाता है कि जो यह चक्रवात है उष्णकटिबंधीय, यह किस क्षेत्र का है। पिछली क्लासेस के अंदर जब हमने डिस्कस किया था उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि किस जगह पे चक्रवात कब होता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको हरिकेन कब कहा जाता है, साइक्लोन कब कहा जाता है, विलीज कब कहा जाता है। तो ऐसे इत्यादि इत्यादि अलग अलग नाम है। इनके बारे में मैंने आपको एक क्लास में पिछले बताया था। उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो आप उस पर आई टैप करके आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। एंड दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का, वह टॉपिक हमारा है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है, चर्चा में है, कल की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और हमारे ज्योग्राफी के टॉपिक, एनवायरमेंट के टॉपिक में बहुत ज्यादा यह जरूरी है, तो इसलिए इस न्यूज को भी हम डिस्कस करने वाले। उसका एक छोटा सा डिस्कशन हम करते हैं। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, एक योजना है, प्लानिंग बनाई है थोड़ी सी गवर्नमेंट ने, तो इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। जरूरी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ फायदे हो सकते हैं, तो इसलिए इसको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए अब एक काम करते हैं, हम हमारा पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम ले लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वह हरिकेन एटा है। हरिकेन एटा देखो नाम से स्पष्ट हो जाता है। हरिकेन कहाँ पर आते हैं? हरिकेन आते हैं अमेरिका के आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर। तो अमेरिका के आसपास के क्षेत्र में जो भी उष्णकटिबंधीय तूफान चक्रवात तैयार होता है, तो उसको हम हरिकेन का नाम देते हैं। तो यह क्या है कि हरिकेन एटा है। अब एक देखने वाली बात यह भी है कि पिछली बहुत सारी क्लासेस के अंदर भी हमने अमेरिका को लेकर के जो चक्रवात है उनको डिस्कस किया था। पिछले समय में हरिकेन लॉरा हमने पढ़ा था, और इसके अलावा हरिकेन नाना भी हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार के कई हरिकेन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यह भी एक और है। तो सोचने वाली बात यह है कि यह वह समय चल रहा है जिस समय प्रशांत क्षेत्र के अंदर लगातार चक्रवात तैयार हो रहे होते हैं और यह स्थल क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह हरिकेन एटा भी तैयार हुआ था। तो 1 नवंबर की बात है, 1 नवंबर को यह टकराया था जाकर के मध्य अमेरिका से। इसका संबंध मुख्य रूप से मध्य अमेरिका से है। हम अमेरिका को अगर हम थोड़ा सा अगर मानचित्र को देखें, तो ऐसी स्थिति में हम यह पाते हैं कि जो अमेरिका है यह कुछ इस प्रकार का इसका मैप होता है, और इसके बाद जब यह पॉइंट जो इसका है, ये पॉइंट खत्म होता है ना, उसके बीच में कुछ पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कैरिबियाई देश भी आते हैं। तो यह जो हिस्सा है उसके बाद हमारा जो नीचे वाला है वह शुरू होता है। तो यह जो एरिया है इसको हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका, इस क्षेत्र को हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ जो बीच का यह जो क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र कहलाता है मध्य अमेरिका। तो हम समझ चुके हैं कि यह चक्रवात कहाँ टकराया था, यह मध्य अमेरिका से टकराया। तो मध्य अमेरिका कहाँ का क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र है। तो हमें पता है कि हाँ अब यह चक्रवात जो है वह इतने हिस्से में आकर के टकराया था। वहीं साथ ही देखने वाली बात एक यह भी है कि जो हरिकेन एटा तैयार हुआ था, यह दूसरी श्रेणी का चक्रवात था जिसने भारी बारिश के साथ कम नुकसान किए। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जो चक्रवात होते हैं उनको हम 1 to 5 इंडिकेट करते हैं उनकी स्पीड्स के अनुसार। जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, अब तक यह ऐसा हमारे मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि जिस चक्रवात की गति जितनी ज्यादा अधिक होगी वह उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और ये हम जानते भी हैं, यह हमारा गति ऊर्जा का नियम है कि गति ज्यादा है तो फिर क्षति भी ज्यादा होने की संभावनाएं रहती है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति बनी हुई है। तो लेकिन यह जो चक्रवात है हरिकेन एटा, यह दूसरी श्रेणी का चक्रवात है। तो इससे हमें यह पता लग सकता है कि दूसरी श्रेणी का चक्रवात है, तो इसलिए इसने नुकसान कम ही पहुंचाया होगा, जाहिर सी बात है यह। हाँ, अगर यह चौथी श्रेणी, पांचवी श्रेणी का चक्रवात होता तो उस समय हमें यह उम्मीद होती कि इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। तो अभी समझने वाली बात क्या है, देखो अब तक के कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है कि हरिकेन एटा तैयार हुआ, 1 नवंबर को टकराया, मध्य अमेरिका से टकराया, और देखने वाली बात है कौन सी श्रेणी का चक्रवात था, तो यह दूसरी श्रेणी का चक्रवात था। इसकी गति प्रारंभ में 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, लेकिन एक चीज देखने को यह भी मिली कि 3 नवंबर तक, यानी कि परसों तक, इसकी जो गति थी वह 175 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसके पहले एक के कंपैरिजन में 3 तारीख को इसकी जो गति थी वह बहुत
ज्यादा थी। साथ ही साथ यह चक्रवात कहाँ तैयार हुआ, तो यह निकारागुआ से होंडुरास सीमा के लगभग ईस्ट में तैयार हुआ। ईस्ट में 390 किलोमीटर की दूरी पर यह बना। अगर हम देखें तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह चक्रवात मानचित्र के हिसाब से कोई यहाँ तैयार हुआ था, और यहाँ कहीं तैयार होने के बाद यहाँ से तैयार हुआ था, ये यहाँ कहीं तैयार होने के बाद फिर ये जाकर के इससे टकराया। ठीक है, मानचित्र चक्रवातों के बारे में हम बहुत सारी जानकारी पहले पढ़ चुके हैं, तो हमने पढ़ा था उस समय कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं यह बनने के बाद उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर मूव क्यों करते हैं, हमने यह भी पढ़ा था। इसके पीछे कुछ फैक्टर रीजन है, जैसे कि कोरियोलिस बल बहुत ज्यादा इसके पीछे महत्वपूर्ण है सिद्धांत इसके लिए। तो इस प्रकार से चक्रवात ने गति की थी। तो निकारागुआ होंडुरास सीमा के कोई पूर्व में 390 किलोमीटर की दूरी पर यह तैयार हुआ था। वहीं साथ ही साथ देखने वाली बात यह भी है कि इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं, जो भी चीजें हैं, यह अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अभी यह जो पूरा का पूरा अटलांटिक क्षेत्र है, यह अटलांटिक हरिकेन मौसम के दरमियान अभी साल चल रहा है। और अटलांटिक हरिकेन मौसम के समय यहाँ बहुत सारे चक्रवात आते हैं। यह बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति रहती है अमूमन। वैसे कि यहाँ जो यहाँ का मौसम विभाग है, मौसम विभागों की तरफ से जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर लगभग इस दरमियान 12 चक्रवात आते हैं। 12 के अंदर जो चक्रवात होते हैं इनको 3 और 6 की श्रेणी में डिवाइड किया जाता है। 3 बहुत ज्यादा खतरनाक चक्रवात होते हैं, 6 उससे कम होते हैं, बाकी इसके अलावा 3 और बच जाते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो हरिकेन एटा इस मौसम का अब तक का 28वां चक्रवात हो चुका है। और यह जो मौसम होता है यह 1 जून से 3 नवंबर तक चलता है। तो 1 जून से 3 नवंबर काफी लंबा समय है। इस दरमियान हम देख भी रहे हैं कि लगातार नए नए नामों से चक्रवात सुन रहे हैं, और वह लगातार अमेरिका के विभिन्न हिस्सों पर हमला कर रहे हैं, वहां क्षतियां पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो देखने वाली बात यह भी है कि यह 28वां चक्रवात है इस मौसम का। और अगर आपसे यह पूछता परीक्षा करते कि अटलांटिक हरिकेन मौसम का समय क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि 1 जून से लेकर के 30 नवंबर तक, यानी कि 16 to 3011, 1 जून से 30 नवंबर तक का यह जो समय होता है, इस दरमियान जो पूरा इस काल है, इसको हम अटलांटिक हरिकेन मौसम के नाम से जानते हैं। अटलांटिक हरिकेन मौसम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हरिकेन्स यहाँ पर आकर के क्षति पहुंचा रहे हैं। और अमेरिका के पूर्व में जितने भी चक्रवात बनते हैं उनको हम हरिकेन का नाम ही देते हैं। तो यह स्थिति एक देखने वाली होती है। तो अटलांटिक हरिकेन मौसम इसको कहा जाता है। पूरा समय भी इसका जो काल है वह याद रखिएगा। वहीं साथ ही साथ इस वाले को लेकर के कुछ खास चीजें और भी देखने को मिली है, क्योंकि हरिकेन एटा तैयार हुआ है। तो पहली बार ऐसा है कि जो यह एटा शब्द है ना, यह एटा शब्द ग्रीक अक्षर है, ग्रीक शब्द है, पूरा ग्रीक अक्षरों से मिलकर शब्द बना हुआ है। तो यह जो ग्रीक शब्द है, इस ग्रीक शब्द की खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एटा जैसे ग्रीक शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? किसी हरिकेन को संबोधित करने के लिए। अब तक ऐसा नहीं होता था। हम जो पिछले नाम सुनते हैं उनमें देखिए, हरिकेन हमारा क्या था, हरिकेन नाना था, हरिकेन लॉरा था, तो वह नाम अलग थे। लेकिन पहली बार ऐसा है कि इन्होंने ग्रीक शब्द का प्रयोग किया है। ग्रीक शब्द में हरिकेन एटा इन्होंने लिया है और उससे इन्होंने हरिकेन को संबोधित किया है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास बात है इसके लिए, ग्रीक नाम का प्रयोग करना इसके अंदर। तो इसलिए भी यह टॉपिक कहीं ना कहीं महत्व रख रहा है हमारे परिप्रेक्ष्य में। और वही सारी जाहिर से देखने वाली बात एक यह भी है कि यहाँ पर जो यह चक्रवात है, चक्रवात को किसके तहत मापा जाता है, तो चक्रवात मापने के लिए यहाँ अपनाते हैं ये सैफिर सिम्पसन विंड स्केल। सैफिर सिम्पसन विंड स्केल जो है, विंड से पता लग रहा है कि देखो हवा का स्केल है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो चक्रवात का जो मुख्य मापक होता है वह क्या होता है, वह विंड होता है। तो चक्रवातों को मुख्य रूप से विंड के आधार पर मापा जाता है। वहीं यहाँ पे स्केल कौन सा यूज कर रहे हैं, हम सैफिर सिम्पसन विंड स्केल यूज कर रहे हैं। हवा के आधार पर बताएंगे कि कौन सा चक्रवात कितना ज्यादा भयावह है, कितनी ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है, कितना ज्यादा हानिकारक है लोगों के लिए। तो इस प्रकार की स्थिति हमें यहाँ पता लग रही है देखने से। तो सैफिर सिम्पसन विंड स्केल है, तो इसी में ही शुरुआत होती है। जो शुरुआत के चक्रवात होते हैं, पहला और दूसरा, यह बहुत ज्यादा कम क्षति पहुंचाने वाले होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है क्षति ना के बराबर पहुंचाते हैं, कोई ज्यादा खास इससे डैमेज होता नहीं है। जो नंबर 3 का होता है यह मॉडर्न होता है, बीच का होता है मीडिएटर। तो नॉर्मल क्षति पहुंचा भी सकता है, नहीं पहुंचा सकता। लेकिन 4 और 5 जो होते हैं ये बहुत ज्यादा अपने आप में खतरनाक चक्रवात माने जाते हैं। या जिस भी क्षेत्र में घुसते हैं वहां ये तबाही अच्छी खासी मचाते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान वहां होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि हरिकेन एटा था, कब तैयार हुआ, 1 नवंबर
की बात है, मध्य अमेरिका से टकराया था, भारी बारिश करी है क्योंकि श्रेणी 2 का चक्रवात था इसीलिए। गति की बात करें 110 किलोमीटर 175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी चल रही थी। साथ में देखने वाली बात क्या है कि यह 28वां चक्रवात है अटलांटिक हरिकेन मौसम का। टाइम याद रखिएगा हरिकेन मौसम का। दूसरी चीज देखिएगा कि एटा जो शब्द है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म अपने आप में यही है, क्योंकि यहाँ ग्रीक शब्द का प्रयोग किया गया है। एटा ग्रीक शब्द लिया गया इन्होंने, और ऐसा पहली बार हुआ है कि यह किसी प्रकार के ग्रीक शब्द को लेकर के यहाँ किसी हरिकेन को संबोधित कर रहे हैं। तो इसीलिए यह टॉपिक यहाँ तक इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, चीजें जुड़ रही हैं हमारे परीक्षा के लिए, और तैयार रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मूव करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर। जो हमारा दूसरा टॉपिक है यह पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व वैसे हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि यह एक बाघ अभ्यारण्य की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खास बात है चर्चा में जिस वजह से आया, सुनते हैं क्या हुआ है। दरअसल यह जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यह केन नदी पे स्थित है और यह मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश का है स्पॉट, याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में यह भी पूछ लेता है कि यह जो टाइगर रिजर्व है यह किस क्षेत्र में है या किस जिले के अंदर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं वैसे उनको डिस्कस कर लेते हैं क्लास में। काफी सारे क्वेश्चन हमारे हैं वह क्लियर भी हो जाते हैं। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, केन नदी पर है। केन नदी इस अभ्यारण्य के लिए एक खास आकर्षण है अपने आप में। अब देखने वाली बात क्या जरूरी क्या हुआ यह समझते हैं। दरअसल हम यूनेस्को को तो हम जानते हैं, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संस्था किस क्षेत्र में काम करती है देखने वाली बात है। ई से एजुकेशनल, एस से सोशल एंड सी से कल्चरल, तो इन क्षेत्रों में काम करती है। तो यूनेस्को ने क्या करा है, यूनेस्को की एक सूची है, सूची का नाम है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यह सूची है। तो अब क्या हुआ है कि जो यह पन्ना टाइगर रिजर्व है, इस पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल कर लिया है। और इस सूची में शामिल होने की वजह से अपने आप ही पन्ना टाइगर रिजर्व का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसका महत्व अब अंतरराष्ट्रीय हो गया है। तो यह टॉपिक बहुत ज्यादा इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे परीक्षा में यह पूछ सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश से किस अभ्यारण्य को या टाइगर रिजर्व का नाम यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है या किसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ सकता है पन्ना टाइगर रिजर्व को किस सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अलग अलग तरह से, तो इसीलिए ही हम यह टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। UNESCO, वैसे तो खैर मेन बात UN की है, UN का नाम जहां भी जुड़ जाता है वह टॉपिक तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो यह कुछ गतिविधि हुई है, तो यह चीज यहाँ समझने वाली बात है। आगे समझते हैं अब क्या हुआ है। तो अब तक देखने वाली बात यह है कि इस सूची में भारत का एक और टाइगर रिजर्व जुड़ गया है, तो भारत के लिए बहुत महत्व की बात है, अच्छी बात है, जरूरी बात है। इसके लिए अब विशेष कार्य होंगे। वहीं साथ ही देखने वाली बात यह है कि अब तक इस सूची के अंदर दुनिया के 29 देशों के 714 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। यानी कि यह सूची अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है और इसके अंदर 29, मात्र 29 देशों के 714 बायोस्फीयर रिजर्व को इसमें शामिल कर लिया है। वहीं साथ ही देखने वाली बात यह है कि ये पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है, यह तो हम जानते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कहां है? मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में है। उत्तरी क्षेत्र में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के पास है। विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, यह हमारे मध्य भारत में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं अपने आप में। तो यह कहां है? मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के अंदर विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के पास। मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, जिलों का नाम है पन्ना और दूसरा है छतरपुर। पन्ना और छतरपुर जिला जो दोनों हैं, इन दोनों जिलों के अंदर क्या है कि यह जो हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है यह फैला हुआ है। तो इन दोनों जिलों के बारे में भी आपसे यह पूछ सकता है, याद रखिएगा, आपसे कई बार यह पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो नाम याद रखिएगा, पन्ना और छतरपुर के अंदर है। और किस जगह पर है? विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है और यह उत्तरी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश का क्षेत्र अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा भी है। वही देखने वाली बात यह भी है कि यह जो बायोस्फीयर रिजर्व सूची के अंदर अब इसका जो नाम शामिल किया गया है, तो यह पूरे भारत का 12वां ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया है जिसको शामिल कर लिया गया सूची में। वही देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश से यह तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व बना है, ठीक है ना। तो पूरे भारत से भी देखने वाली बात है, भारत से बना है यह 12वां और मध्य प्रदेश से बना है यह तीसरा। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पहले 2 नामों की, तो इस यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व को इस सूची में शामिल करने से पहले पंचवटी और अमरकंटक, पंचमढ़ी और अमरकंटक, इन 2 टाइगर रिजर्व को उसमें पहले ही शामिल
कर लिया गया था। तो काफी सारे क्वेश्चन देखने वाली बात है कि हम कवर कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर, हम जान रहे हैं कि यह कहाँ है, कौन सी नदी पर है, कौन सी सूची में शामिल किया गया है, कितने देश अब तक हैं जिसमें टाइगर रिजर्व तक शामिल किए लिए गए हैं। बाकी हम यह भी समझ रहे हैं कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसकी लोकेशन क्या है, पन्ना और छतरपुर जिलों के अंदर यह है, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं पे है। और मध्य प्रदेश के जो पहले 2 टाइगर रिजर्व में शामिल हुए थे उनका नाम क्या है, पंचमढ़ी और अमरकंटक। यह नाम भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि आपसे ऑप्शन में यह देख सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल नहीं है। तो आपको अब यह 3 नाम दे देगा, पंचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना, एक नाम और दे देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको एलिमिनेट करना है, देखना है कि कौन सा वास्तव में नहीं है, तभी तो आपको मार्क मिलेंगे यहाँ पे इजीली। ठीक है, वहीं भारत से अभी है 12वां हो गया है। थोड़ी सी बात पन्ना टाइगर रिजर्व को लेकर के और कर लेते हैं। 1981 में पन्ना टाइगर रिजर्व को निर्माण किया गया था, बनाकर तैयार कर लिया गया था, उसका खास तौर पर इसको बाघों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। वहीं साथ ही देखने वाली बात एक यह भी थी कि इससे पहले 1975 के अंदर पूर्ववर्ती गंगो वन्यजीव अभ्यारण्य तैयार किया गया था। 1975 में पूर्ववर्ती गंगो वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। तो जब बाद में 1981 के अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व को तैयार कर दिया गया था, तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो गंगो वन्यजीव अभ्यारण्य का था, यह पूरा का पूरा क्षेत्र भी इसी पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर मिला दिया गया था। तो जिसकी वजह से इसका क्षेत्र काफी ज्यादा अपने आप में बढ़ गया था। तो खास तौर पे यह बाघों के घर के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से यहाँ बाघों के घर है और बाघ स्पेशल है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। वहीं अगर हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ मुख्य रूप से वन और दलदली वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ पेड़ बहुत सारे हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वनीय, वृक्षीय अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग वनस्पति देखने को मिलती हैं। यहाँ बहुत सारा नाना प्रकार की हैं, ये अलग अलग पेड़ हैं जिनसे अलग अलग वनस्पतियां मिलती हैं। वही साथ ही दलदली वनस्पति भी यहाँ बहुत ज्यादा है, यह भी इसकी अपनी एक खास बात है। तो यहाँ दलदली वनस्पतियां भी काफी हैं। तो यह इससे जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थी। काफी सारे क्वेश्चन अपने आप में ही कवर हो रहे हैं और अगर ठीक से समझ रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न आप इस विषय से बना सकते हैं। अगर यह टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक लास्ट में छोटा टॉपिक है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ एक योजना है, यह योजना देहरादून नगर निगम ने शुरू की है। तो यह न्यूज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बनी हुई है, दरअसल क्या कर रहे हैं यहाँ पर नगर निगम जो है देहरादून का, यह अलग अलग जगह पे स्टॉल्स लगा रहे हैं और ये लोगों को कहते हैं कि आपके पास जो यूजलेस प्लास्टिक है आप उसको लेकर के आए और हमारे से आकर आप मास्क ले जाएं। तो ऐसी स्थिति देखने को क्या मिल रहा है कि लोगों का क्या होगा कि प्लास्टिक प्रदूषण से बहुत ज्यादा परेशान है हमारी सरकार, हमारे मानव संस्कृति बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं प्लास्टिक की वजह से। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक को लेकर के लोगों के मन में जागरूकता आएगी, लोग इससे नई नई चीजें जान पाएंगे। वहीं साथ ही कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेकर के लोगों के मन में मास्क पहनने को लेकर के भी जागरूकता बहुत सारी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण की समस्या है उससे निजात पाने में हमें मदद मिलेगी, लोग जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लोग अवेयर होंगे अपनी चीजों को लेकर के, अपने अधिकारों को प्रति जागरूक होंगे, बहुत सारी चीजें जान पाएंगे वो। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है। मैंने आज की न्यूज भी अभी पढ़ी थी, दिल्ली के अंदर जो केसेस हैं यह 6,500 के आसपास चल रहे हैं पर डे, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, एक तरफ मैं यह मानता हूँ कि रिकवरी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, पर रिकवरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं केस इतने ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। 6,500 केस पर डे होना बहुत ज्यादा समस्या का विषय है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जरूरी है हम प्रिवेंशन प्रॉपर लें, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का यूज करें, बाकी जिस प्रकार की चीजें हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, थोड़ा दूर रहें लोगों से, तो ये सभी चीजें भी जरूरी हैं हमारे लिए। आज की क्लास के लिए अब इतना ही करते हैं। आज की क्लास में अब उसको विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। एंड आप तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग अब 700 क्रॉस कर चुके हैं एंड जल्द ही हम 1K भी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद फिर हम प्रॉपर लाइव वीडियोस आपके लिए किया करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।